आ जाइए दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MK साइंस क्लासेस पर। तो मेरे दोस्तों, जो आज का सेशन रहेगा वो आपका आर्मी जीडी साइंस का सेशन रहेगा। बड़ा ही मज़ेदार सेशन रहेगा आपके लिए। जो मेरा भाई इस चैनल से नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करता रहे। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखते हैं भाई आपकी कितनी अच्छी हद तक तैयारी है, और देखिए एंड में आपको बताना भी है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। कमेंट में आपको करके बताना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। कोशिका का शक्ति घर किसे कहा जाता है? विच इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। जल्दी से बताइए, कोशिका का शक्ति घर पावर हाउस किसे कहा जाता है? वो कोशिका भित्ति को कहा जाएगा, वो राइबोसोम को कहा जाएगा, लाइसोसोम को कहा जाएगा, या माइटोकॉन्ड्रिया को? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, किसको कहा जाएगा? वेरी गुड। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग दोस्तों। तो ध्यान रखना, कोशिका का शक्ति घर जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया को। ये हम कह सकते हैं पावर हाउस। क्या कह सकते हैं बच्चों? पावर हाउस कह सकते हैं। ठीक है जी। किचन कह सकते हैं, किचन ऑफ द सेल, मतलब कोशिका का रसोई घर कह सकते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर कह सकते हैं। ठीक है जी, कुछ भी आप कह सकते हो। इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका का शक्ति घर कैसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। देखिए, कोशिका जो भित्ति होती है ये ओनली किस में होगी? ओनली प्लांट सेल में, मतलब कि ये केवल किस में होती है? पादप पादप कोशिका में होती है। बस में होती है भाई, ये ओनली पादप कोशिका में प्रेजेंट होती है। कौन सी? आपका जो होता है आपका प्लांट सेल में होती है कोशिका भित्ति। राइबोसोम जो होता है इसको कहते हैं भाई साहब कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या कहते हैं? कोशिका के प्रोटीन की फैक्ट्री जो कहते हैं। ठीक है जी, वो किसे कहते हैं? कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री जो कहते हैं वो राइबोसोम को कहते हैं। और लाइसोसोम को क्या कहते हैं मेरे बच्चों? कोशिका की कोशिका की आत्म आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कोशिका के आत्महत्या की थैली कहा जाता है बच्चों। ठीक है जी, तो ध्यान रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, या आप कॉपी पेन ले लीजिए और राइट डाउन करते रहिए मेरे बच्चों। आपको देखना होगा कि आपका कितने लेवल तक आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। एक क्वेश्चन नहीं है आपके सामने, क्वेश्चन कितने हैं? 4। समझिए तो। ठीक है जी, कोशिका भित्ति, राइबोसोम, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया से जो जो क्वेश्चन बना है मैंने आपके सामने लिखा है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मनुष्य के शरीर की आनुवांशिकता की इकाई किसे कहा जाता है? मनुष्य के शरीर की आनुवांशिकता की इकाई किसे कहा जाता है? तो कौन सी आपकी जेनेटिक्स की एक इकाई होती है? गुणसूत्र होता है, डीएनए होता है, जीन होता है, फिर केंद्रक होता है? जल्दी से बताइए, क्रोमोसोम, डीएनए, जीन या न्यूक्लियस? जल्दी से बताओ मेरे बच्चों, क्या होगा? तो ध्यान रखना दोस्तों, जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? जीन। क्या होगा? तो जीन होते हैं, आपको पता होगा। जैसे आपका ये आपका क्या है? आपकी स्ट्रक्चर है किसकी? डीएनए की। किसकी स्ट्रक्चर है? डीएनए की। इस डीएनए पर ही क्या होते हैं आपके छोटे छोटे यहाँ पर ऐसे क्या होते हैं? जीन। ठीक है जी, तो ध्यान रखना। तो यही होती है आपकी मनुष्य के शरीर की आनुवंशिकता की किसे किसे कहते हैं? जीन। यदि आपसे कह दे जीन का नामकरण, जो नामकरण किया था जीन का, वो किसने किया है भाई? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। नामकरण किया था भाई साहब आपका जोहानसेन ने। किसने किया बच्चों? जोहानसेन ने इसका नामकरण किया है बच्चों। ध्यान रखिए, जॉनसन ने 1909 में जीन शब्द का नामकरण किया है जी। क्रोमोसोम जो गुणसूत्र होते हैं, ये आपको पता होगा कितने होते हैं आपके अंदर? 46। ठीक है जी। और पेयर कितने होते हैं? 23। जोड़ा होते हैं 23, संख्या होती है 46। केंद्रक जो होता है इसको हम बोलते हैं भाई साहब मैनेजमेंटर 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 ऑफ द सेल, मतलब कि कोशिका का प्रबंधक। क्या कहते हैं? कोशिका का कोशिका का प्रबंधक जो कहा जाता है मेरे बच्चों, वो किसे कहा जाता है? कोशिका का प्रबंधक जो कहा जाता है वो कहा जाता है केंद्रक को। ठीक है जी, ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मनुष्य के शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? जल्दी से बताइए कमेंट करके। मनुष्य के शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होंगे? 23 होंगे, 46 होंगे, 56 होंगे या 36 होंगे? जल्दी से बताइए। वेरी गुड। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए चलिए आंसर देते रहिए, बहुत शानदार आपके आंसर आ रहे हैं। तो ध्यान रखना, मनुष्य के शरीर की कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? ध्यान रखना, 46। कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। यदि मैं कहूँ जोड़े की बात, इसकी बात करता हूँ, जोड़े की बात करता हूँ, तो आपके अंदर जो जोड़े हैं गुणसूत्र के, जोड़े जो होते हैं, जोड़े को बोलते हैं पेयर। तो जोड़े होते हैं बच्चों 23।
कितने होते हैं? 23। और संख्या की मैं बात करता हूँ गुणसूत्र की, तो संख्या जो होती है वो होती है 46। एक गुणसूत्र जो होता है, या हम कह सकते हैं एक पेयर में दो गुणसूत्र होते हैं, 23 दूनी 46। विशेष तौर पर ध्यान ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? जो आपकी ये मुंडी है, इस मुंडी के अंदर बात कर रहा है कि टोटल कितनी हड्डियां हैं। वो 30 होती हैं, 29 होती हैं, 40 होती हैं, या 14 होती हैं? जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो दोस्तों देखिए, जो आपकी खोपड़ी होती है इसमें टोटल जो हड्डियां होती है वो कितनी होती है? 29। कितनी होती है बच्चों? 29। जिसमें आपका, यदि मैं एक्सप्लेन करने लगूँ इन 29 हड्डियों को, तो ध्यान रखना, जो आपका क्या होता है, एक होती है क्रेनियम की हड्डियां। क्या होती है? क्रेनियम। ठीक है, क्या नाम होता है? क्रेनियम की हड्डियां होती है बच्चों। और जो क्रेनियम होता है ये आपका सर के ऊपर वाली हड्डियां होती हैं। सर के ऊपर जो ब्रेन को सुरक्षित रखती है ना, ब्रेन को सुरक्षित रखती है, इनकी संख्या होती है 8। उसके बाद होता है भाई साहब आपका ईयर बोन। क्या होती हैं? ईयर बोन्स होती हैं, जो कान की हड्डियां होती हैं। ठीक है जी, कान की हड्डी। और कान की हड्डी जो होती है मेरे बच्चों, कान की हड्डी की संख्या जो होती है वो होती है भाई साहब, एक कान में 3, तो दोनों कानों में कितना होगी? 6। आगे देखिए, फिर आपका आता है फेशियल बोन। फेशियल, फेशियल को बोलेंगे चेहरे वाली। ठीक है, चेहरे में जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है दोस्तों 14। और एक और होती है गले वाली हड्डी, गले में। ठीक है जी, किसमें होती है? गले में। तो गले में संख्या होती है एक, जिसका नाम होता है थायॉइड। क्या नाम होता है बच्चों? थायॉइड होता है मेरे भाइयों, ध्यान रखें। तो आप काउंट कर लीजिए कितना बैठेंगे, 29 हड्डियां बैठेंगी दोस्तों। ठीक है जी, विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो ध्यान रखना, कितनी हड्डियां होती है? 29। कितनी हड्डियां होती है मनुष्य खोपड़ी में? तो मुंडी होती है यहाँ तक 29 हड्डियां होती है इस पूरे में। ठीक है जी बच्चों, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5 है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होंगे या निकलेंगे? वो 4 दांत होते हैं, 12 दांत होते हैं, 20 दांत होते हैं, 28 दांत? जल्दी से बताते रहिए बच्चों, क्या आंसर होगा इसका? तो ध्यान रखना, वो कितने दांत होते हैं बच्चों? 20 दांत होते हैं। ठीक है जी, आपको पता है जो एडल्टहुड होता है, एडल्टहुड जैसे आप सभी हो, तो एडल्टहुड में दांतों की संख्या आपसे पूछने लगे युवा अवस्था में, युवा अवस्था में, तो युवा अवस्था में जो बच्चों दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है? वो होती है आपके दोस्तों 32 दांत। और यदि मैं बच्चे की बात करूं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर दांतों की संख्या होती है 20। बच्चे में कौन से दांत नहीं होते? बच्चे में अग्र चर्वणक दांत नहीं होते। कौन से दांत नहीं होते? अग्र चर्वणक दांत बच्चे में नहीं होते। अग्र चर्वणक दांत नहीं होते, ध्यान रखें बच्चों विशेष तौर पर। तो बच्चों, जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें कौन से दांत नहीं होते हैं? 20 दांत। आपसे हम बच्चे तो कह रहे हैं, परंतु आपके अंदर 32 दांत हैं। और बेटा अक्कल दाढ़ भी जो आती है ना, अक्कल दाढ़, आपने सुना होगा अक्कल दाढ़ जो होती है, अक्कल दाढ़ आती है आपकी लगभग 18 वर्ष से और कितना 25 वर्ष तक, 18 वर्ष से 25 वर्ष तक आपकी अक्कल दाढ़ आती है। और लगभग 35% निकलने की संभावना नहीं होती है। दांत किसके बने होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट के। और दांतों का अध्ययन जो होता है वो होता है ओडेंटोलॉजी। भाई साहब बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है जी, पर बहुत सारा समय लग जाएगा, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। मनुष्य के बाल और नाखून किस प्रोटीन से बने होते हैं? तो नाखून और बाल किस प्रोटीन से बनेंगे? वो कैरोटीन प्रोटीन होता है, क्रेटिन प्रोटीन होता है, या फिर ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, फिर कैसिन प्रोटीन होता है? कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहें। ठीक है जी, आपका एक कार्य हमें मोटिवेशन देता है, हम प्रत्येक दिन आपके लिए ऐसी क्लासेस लाते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपका कोई भाई भी, आपका सगा संबंधी जो भी तैयारी कर रहा है उसके पास भेज दीजिए। ठीक है जी, आपकी जो है एग्जाम की डेट भी, अब फॉर्म भरने की डेट भी बहुत नज़दीक है। ठीक है जी, तो ध्यान रखिए, बहुत ही कम समय मिलने वाला है आपको और बहुत जल्दी से एग्जाम हो जाएगा आपका। तो देखिए, तो ध्यान रखना, नाखून और बाल में कौन सा प्रोटीन होता है? क्रेटिन प्रोटीन। कौन सा होता है बच्चों? क्रेटिन प्रोटीन होता है नाक और किसमें? नाखून और बाल में। यदि कैरोटीन की बात करें तो कैरोटीन किसमें होता है बच्चों? ये गाजर में भी होता है। कौन सा होता है? कैरोटीन होता है गाजर में। ठीक है, विशेष तौर पर ध्यान रखें। और आपसे पूछने लगे और किसमें होता है, अ, आप ये बता दीजिए मुझे कि पत्तियों का जब पीला रंग होता है, पत्तियों का पीला रंग किसके कारण हो जाता है? जल्दी से कमेंट करके आप बता दीजिए, पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होगा? पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होगा मेरे बच्चों? बता दीजिए कमेंट करके, किसके कारण होगा? ठीक है जी, चलिए, तो ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होगा? केराटिन प्रोटीन होता है नाखून और बाल में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत आते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत आएंगे? तो देखिए भाई साहब, 20 आते हैं,
32 आते हैं, 52 आते हैं, 62 आते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए। आप काउंट कर लीजिए आपके मुंह में कितने दांत है भाई। तो जीवन काल में कितने दांत आते हैं दोस्तों? देखिए, वो आते हैं 52। आपको पता है, देखो, जो 20 दांत होते हैं, ये 20 दांत जो होते हैं, इनको बोलते हैं दूध के दांत। क्या बोलते हैं? दूध के दांत। और फिर उसके बाद जो आते हैं वो 32 दांत होते हैं। ठीक है जी, 32 दांत जो होते हैं, जिनको हम बोलते हैं आपका परमानेंट दांत। क्या बोलते हैं? स्थाई दांत। ठीक है जी, स्थाई दांत जो होते हैं उनमें कितने होते हैं? 32। और भैया 20 और 32 कितना होता है? 52। तो टोटल दांत कितने हो गए बच्चों? टोटल दांत जो होते हैं वो होते हैं आपके कितने? 52 दांत होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 52 होगा मेरे बच्चों। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 है, गति के नियम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? गति के नियम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? केपलर ने बताया था, न्यूटन ने बताया था, या फिर कोपरनिकस ने बताया था, या गैलीलियो ने बताया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका क्या आंसर होगा। ठीक है जी, गति के नियम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? जल्दी से कमेंट करिए। चलिए चलिए बच्चों, जल्दी से बताइए। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? गति के नियम के बारे में सबसे पहले बहुत से बच्चे क्या है इस पर जाएंगे भाई साहब, किस पर? न्यूटन पर। ध्यान रखना कौन है? गैलीलियो। गति के नियम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? गैलीलियो ने। ठीक है जी, और आपने पता होगा गति के नियम जो दिए थे वो किसने दिए थे? न्यूटन ने। किसने दिए थे? न्यूटन ने। कितने लॉज दिए थे गति के? तीन लॉज दिए थे, 3 नियम दिए थे न्यूटन ने। ठीक है जी, ध्यान रखें। पहला नियम जो था वो जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम था। दूसरा फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन था। और तीसरा जो था वो था एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया वाला बल दिया, आपका फॉर्मूला दिया था, या हम कह सकते हैं लॉ, नियम दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो गति के नियम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? गैलीलियो ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? जल्दी से बताइए, कौन सी सदिश राशि? सदिश को बोलते हैं दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो बताइए मेरे दोस्तों, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? समय मतलब टाइम, या फिर विस्थापन, या फिर दूरी, या फिर चाल? जल्दी से बताइए। टाइम, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, या फिर आपका स्पीड? तो दोस्तों ध्यान रखना, सदिश राशि जो होती है वो होती है आपके विस्थापन। क्या होता है? विस्थापन जो होता है, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये आपकी कैसी राशि है? आपकी सदिश राशि है। सदिश राशि में मैंने आपको बताया था बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, ये सभी सदिश राशि है बच्चों। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग। ठीक है जी, कौन सा होता है? आवेग। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा भार, कोणीय वेग। ठीक है जी, कोणीय वेग लिख लीजिए बच्चों, ध्यान रखें। कोणीय वेग, कोणीय संवेग, ये सभी कैसी राशियां होती है मेरे बच्चों? ये होती हैं आपकी सारी सदिश राशियां हैं। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, भार, और क्या होता है? कोणीय वेग, कोणीय संवेग। विशेष तौर पर ध्यान रखें, तो विस्थापन उसमें से आ रहा है। ठीक है जी, लॉजिक। तो वी जिसमें व्यय आ जाए पूरा, हम उसको भी कह सकते हैं सदिश राशियां। परंतु विद्युत धारा में पूरा व्यय आता है वो अदिश राशि होती है। घनत्व होता है वो भी अदिश राशि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जल्दी से बताते रहिए मेरे बच्चों। तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करेगी? अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, अपोहन, या गुरुत्वाकर्षण बल? है ना जी, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स? जल्दी से बताइए। तो ध्यान रखना, वॉशिंग मशीन जो कार्य करती है दोस्तों वो करती है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल का मतलब होता है जो भाई साहब कोई सर्कल पर काम कर रहा है, सेंटर से परे, मतलब बाहर की ओर फोर्स लगता है। इस तरफ, इस सर्कल से बाहर की ओर फोर्स लग रहा है, उसको हम बोलते हैं क्या चीज? आपका अपकेंद्रीय बल। तो वॉशिंग मशीन जो हो गया अपकेंद्रीय बल पर काम करती है। ऐसी बहुत सारी होती है, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, या दूध चलाने वाली मशीन। ठीक है जी, दूध चलाने वाली मशीन, जिसको हम रई बोलते हैं ना, मक्खन निकालने वाली मशीन जो होती है, ये भी इसी पर काम करेगी। आपका बेटा मिक्सी भी जो होता है, मिक्सी, ये भी किस पर काम करेगी? इसी बल पर काम करती है। कौन सा? अपकेंद्रीय बल पर ही। ठीक है, तो दूध चलाने वाली मशीन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये सभी अपकेंद्रीय बल पर काम करती हैं, जिसका फोर्स केंद्र से बाहर की ओर लगता है। जो बल बाहर की ओर लगेगा वो अपकेंद्रीय बल होता है। चलिए, अभिकेंद्रीय बल जो होगा, जो भाई साहब जो बल क्या है अपना सेंटर की ओर लगे। किस ओर लगे? कोई सर्कल पर कोई चीज घूमती है तो सेंटर की ओर फोर्स लगता है,
जैसे कि भाई साहब आपके मौत के कुएं में घूमती हुई बाइक जो होती है, मोटरसाइकिल, गाड़ी जो भी, वो एक सर्कल में घूम रही है, तो उसमें किस तरफ फोर्स लग रहा है? केंद्र की ओर। जैसे मोड़ पर मुड़ती हुई बाइक जो होती है वो भी किस तरफ फोर्स लगता है? केंद्र की ओर। या आपने देखा होगा जब मोड़ जो होता है वहां पर रोड को एक तरफ से उठा दिया जाता है, ठीक है, तो वहां भी कौन सा फोर्स लगता है? अभिकेंद्री बल लगता है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन ने, चार्ल्स बेबेज ने, जॉन एडम्स ने? जल्दी से बताइए किसने दिया था गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत जो दिया है बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स तो को पता है आपको, न्यूटन, परंतु नाम था आइजैक न्यूटन। क्या नाम था उसका पूरा नाम? तो पूरा नाम था आइजैक न्यूटन था, ठीक है जी। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया था। कहते हैं कि जी बराबर जो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। जी का मतलब होता है दोस्तों ग्रेविटी। क्या होता है? ग्रेविटी। ग्रेविटी को हिंदी में बोलते हैं गुरुत्व, क्या बोलते हैं? तो इसके बारे में जो बताया था भाई साहब, वो किसने बताया है? वो बताया आपका आइजैक न्यूटन, ठीक है जी, आइजैक न्यूटन ने बताया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आप बता दीजिए चार्ल्स बेबेज ने किसके खोज करता है? चार्ल्स न्यूटन तो है ही नहीं, तो चार्ल्स, इसके बारे में बता दीजिए जॉन एडम्स के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस होगा? आपने देखा होगा, आप मॉल में जाते हो या फिर आप कहीं भी जाते हो, तो भाई साहब एकदम से लिफ्ट अचानक से ऊपर जाती है, अचानक से नीचे आती है, तो आपको कैसा रियलाइज होता है? ऐसा लगता है ना कि कभी वजन बढ़ गया है या घट गया है, ठीक है जी, पानी से निकलता है ऐसा लगता है ना, जैसे पूरा पूरा शरीर का सत्व निकल गया हो। तो ध्यान रखना, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस होगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, ठीक है जी। भार कब अधिक महसूस होगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है, या फिर लिफ्ट जो है आपका त्वरित गति से नीचे आ रही है, या फिर समान वेग से ऊपर जा रही है, कोई मतलब धीरे धीरे वेग चल रहा है, समान है, उसके बाद यह समान वेग से नीचे आ रही है। तो ध्यान रखना, जब वो त्वरित गति से क्या होगा, अचानक से लिफ्ट ऊपर जाती है, तो आपको कैसा हुआ होता है भाई? आपको भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। ध्यान रखना, आपका भार नहीं बढ़ता है, परंतु क्या होता है भाई साहब, वो आपका ग्रेविटी की वजह से और मास की वजह से क्या हो जाता है, थोड़ा सा वेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चलिए तो ध्यान रखना भाई। अच्छा, यहाँ कहते हैं कि लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कम महसूस कब होगा? तो कहेंगे जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आएगी, तब इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। जब ये कहते हैं कि भार कम कब महसूस होगा? जब वो अचानक से क्या आ रही है, नीचे की ओर आ रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा पलायन वेग? पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है दोस्तों? जल्दी से बताइए कमेंट करके, इसका आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों ध्यान रखना, जो पृथ्वी का पलायन वेग होता है वो कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। क्या होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। पलायन वेग को बेटा एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी। थोड़ी थोड़ी बेटा हमारे आर्मी वाले, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आनी चाहिए, ठीक है जी। कोई कोई चीज़ क्या होती है जो हिंदी में नहीं होती है, वो इंग्लिश में डायरेक्ट लिख देते हैं उसको। तो देखिए दोस्तों, पलायन वेग होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, ये होता है √2 GR, ठीक है जी, ठीक है जी। क्या होता है? √2 GR इसका फॉर्मूला होता है। इसमें जी ग्रेविटी है, गुरुत्व है, ठीक है, जी ग्रेविटी है, और आर क्या है आपका दोस्तों? रेडियस है मेरे बच्चों, ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसका मतलब पलायन वेग का मतलब होता है किसी भी सतह से या पृथ्वी की सतह से आप एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे, और इतनी तेज फेंकना है, कितनी तेज? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड रफ्तार से आप फेंकोगे तो वो पृथ्वी की सतह पर वापस नहीं आएगा। यही होता है पलायन वेग। जो रॉकेट जो चलते हैं वो इसी सिद्धांत पर काम करता है। तो यहाँ से कहाँ पर भेजा जाता है? दूसरे ग्रह पर भेजा जाता है। आपने देखा होगा चंद्रयान 3 भेजा गया था, तो इसी सूत्र से जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्षा की बूंद की गोल आकृति किसके कारण होती है? तो भाई वर्षा की बूंद की गोल आकृति किसके कारण होती है? वायुमंडल दाब के कारण, पृष्ठीय तनाव, गुरुत्वाकर्षण बल, या द्रव का घनत्व? जल्दी से बताइए। तो वर्षा की बूंद जो गोल होती है भाई, वो होती है पृष्ठीय तनाव। किसके कारण? सरफेस सरफेस टेंशन के कारण मेरे बच्चों। सरफेस टेंशन के कारण जो बारिश की बूंद होती है वो कैसी होती है? गोल होती है, पृष्ठीय तनाव के कारण। पृष्ठीय तनाव के कारण भाई साहब पानी में पतली सुई जो होती है, पतली सुई तैर जाती है, पतली सुई तैर जाती है। यही किसका कारण होता है? तैर जाना। पानी में पतली सुई का तैर जाना, ये भी क्या होता है आपका? सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनाव ही होता है, ठीक है जी। बारिश की बूंद जो गोल होती है भी पृष्ठीय तनाव के कारण होती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 15, त्वचा की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? जो स्किन की आपकी ऊपरी परत है, इसको क्या नाम क्या होता है?
इसका नाम डर्मिस होता है, एपिडर्मिस तैलीय ग्रंथि या फिर सेबम ग्रंथि, जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, त्वचा की जो ऊपरी परत होती है इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? आप इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस होती है, ये आपकी ऊपरी वाली परत होती है। और सेकंड लेयर की हम बात करें, ये होती है दूसरी। कौन सी होती है? सेकंड लेयर हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, बाहरी परत जो होती है वो कौन सी होती है? एपिडर्मिस। तैलीय ग्रंथि होती है जिसको हम बोलते हैं सेबेसियस ग्लैंड्स। और भाई साहब इससे निकलता है आपका सेबम, है ना। तो ध्यान रखें भाई बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और तैलीय ग्रंथि जो होती है ये एडल्टहुड में आपकी एक्टिव होती है, और युवावस्था में एक्टिव होगी, मतलब स्टार्ट हो जाती है। और वृद्धावस्था में क्या हो जाती है? डीएक्टिवेट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तभी इसी वजह से बड़े बूढ़ों के शरीर पर, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, दांत किस चीज के बने होते हैं? तो बताइए बच्चों, दांत किसके बने होते हैं? सोडियम फॉस्फेट के बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के, कैल्शियम फॉस्फेट के, पोटेशियम फॉस्फेट के। सभी को पता होगा दोस्तों। तो दांत बने होते हैं, ये बने होते हैं CaPO4। क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। CaPO4 आपके दांत जो होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं मेरे बच्चों, ठीक है जी। दांतों का सबसे कठोर भाग बताइए क्या होता है, कमेंट करके। इनामल होता है। और शरीर का सबसे कठोर भाग जो होता है वो होता है जबड़ा। क्या होता है मेरे बच्चों? जबड़ा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो सबसे कठोर धातु जो होती है वो हीरा है, वो ग्रेफाइट है, वो प्लेटिनम है, या चांदी है? जल्दी से बता दीजिए मेरे दोस्तों क्या होगा सबसे कठोर धातु। बहुत से बच्चे भाई साहब हीरा पर जाएंगे। हीरा कोई धातु नहीं है, ये धातु नहीं है। ये क्या है बच्चों? ये आपका, ये अधातु का अपर रूप है। किसका? कार्बन का। किसका अपर रूप है दोस्तों? ये अधातु का अपर रूप है। अधातु, अधातु का अपरूप है, अपर रूप बोलते हैं, ठीक है जी। अपर रूप है भाई साहब कौन सा? हीरा। तो ध्यान रखिए, इसका क्या होगा? प्लेटिनम। क्या है? प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु जो होती है प्लेटिनम होती है। इससे कठोर आपसे पदार्थ पूछ ले जाए तो आपका क्या होगा? फिर हीरा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को, CH4 मीथेन को, D2O भारी जल को। जल्दी से बताइए शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ड्राई आइस। किसे कहते हैं मेरे बच्चों? ड्राई आइस। ड्राई आइस बता दीजिए किसके कहेंगे। तो ध्यान रखना, ड्राई आइस जो कहा जाता है वो कहा जाता है CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को। किसको कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। CH4 को कहते हैं मीथेन। क्या कहते हैं बच्चों? मीथेन कहते हैं, ठीक है जी। क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। D2O जो होता है ये होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या होता है? ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है मेरे बच्चों, ठीक है जी। ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है आपका भारी जल। और आपका CH4 मीथेन होती है, ये सल्फर डाइऑक्साइड होती है जो उसको किसमें काम आती है? अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा कराने में SO2 NO2 जो होती है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है जिसको हम बोलते हैं शुष्क बर्फ, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? भाई कंपाउंड बताना है, कंपाउंड बताना है, कंपाउंड। इनमें से कौन सा कंपाउंड होगा मेरे बच्चों? कंपाउंड जो होता है इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? कंपाउंड का क्या होगा? फॉर्मूला, सूत्र होता है, ठीक है जी। तो देखिए भाई कंपाउंड कौन सा है? हवा है, बारूद है, पानी है, चीनी का पानी है। जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा कंपाउंड होता है दोस्तों। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे आपके आंसर आ रहे हैं भाई साहब। यदि वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें भाई साहब। आपके लिए दमदार एकदम धांसू क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए हैं, ठीक है जी। हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं जैसे कि बहुत से और मजे मस्ती करते रहते हैं, कुछ भी डायलॉग मारते रहते हैं। इतना आपके पास भी समय नहीं है, ठीक है जी। चलिए तो ध्यान रखना, जो निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक होता है? तो पानी होता है भाई, पानी, H2O। इसका फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन का एक। इसका मतलब हम कह सकते हैं H2O एक क्या है आपका? यौगिक है भाई। हवा का कोई फार्मूला नहीं है, बारूद का कोई फार्मूला नहीं है, और चीनी का पानी का भी कोई फार्मूला नहीं होता। ध्यान रखना, ये दोनों, ये तीनों क्या होते हैं? मिक्सचर। क्या होते हैं? ये मिक्सचर है भाई। मिक्सचर को बोलते हैं मिश्रण। भाई साहब हवा भी आपका क्या है? मिश्रण है। बारूद भी क्या है? मिश्रण है, ठीक है मेरे बच्चों। और चीनी का पानी होता है, ये मिश्रण होता है। परंतु पानी जो होता है ये क्या होता है आपका? कंपाउंड होता है, यौगिक होता है। H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए भाई दोस्तों। चलिए जल्दी से बताइए, वायुयान के जो टायर होते हैं उसमें कौन सी गैस होती है? तो उसमें आपका हाइड्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑर्गन गैस होती है, हीलियम। जल्दी से बताइए, शानदार। तो ध्यान रखना, वायुयान के टायर में जो गैस होती है वो कौन सी होती है? हीलियम गैस होती है दोस्तों। कौन सी होती है? हीलियम। क्योंकि ये कैसी होती है? लाइट वेट होता है इसका। क्या होता है? लाइट वेट हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं सबसे हल्की, सबसे हल्की गैस है भाई ये। कौन सी सबसे हल्की गैस होती है? आपकी हीलियम, ठीक है जी, ध्यान रखें। और भाई साहब ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होती है, नाइट्रोजन आपका 78% है किसमें? वायुमंडल में, ठीक है। ऑर्गन गैस जो होती है किसमें होती है? आपका बल्ब में होती है, ठीक है। बल्ब में आप ऑर्गन गैस होती है, विशेष तौर पर ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 है, फुटबॉल में कौन सी गैस भरी होती है, जल्दी से बताइए। फुटबॉल में कौन सी गैस होगी? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हीलियम। वेरी गुड, शानदार शानदार, मस्त। तो ध्यान रखना, फुटबॉल में कौन सी गैस होती है दोस्तों? तो होती है नाइट्रोजन। कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है मेरे बच्चों फुटबॉल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22, पर्वतारोही के कान नाक से खून आना आता है किसके कारण? ऐसा क्यों होता है जब पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ते हैं? आपने देखा होगा, जैसे बछेंद्री पाल चढ़े थे, ठीक है जी, माउंट एवरेस्ट पर, और बहुत सारे ऐसे आपके जो लोग हैं जो आपके माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं, तो क्या होता है उनके आंख नाक कान से क्या होता है? खून आने लगता है। किस वजह से आता है? वो किस वजह से आएगा? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा बढ़ेगा उसके कारण, या वायुमंडलीय दाब कम होगा ज्यादा होगा इसके कारण, पृष्ठीय तनाव सरफेस टेंशन के कारण, या फिर असंजक बल के कारण। तो बच्चों जल्दी से बताइए, पर्वतारोही के कान नाक से खून जो आता है वो वायुमंडलीय दाब। दोस्तों वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? कम होना। यदि वायुमंडलीय दाब कम होगा तो मेरे बच्चों क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण क्या होता है मेरे बच्चों? आपका आंख और सॉरी कान और नाक से क्या आता है? खून आने लगता है। वायुमंडलीय दाब, पृथ्वी की सतह से आप ऊपर जाते हो तो क्या होता है? वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है दोस्तों? बैरोमीटर से। ठीक है जी, बैरोमीटर जो होता है उससे वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। और बैरोमीटर जो होता है ये आपका मौसम संबंधी घटना के बारे में बताता है। मौसम संबंधी सूचना जो देता है ना, मौसम संबंधी सूचना, मौसम संबंधी सूचना देने का जो काम होता है वो किसका होता है? बैरोमीटर का भी होता है दोस्तों। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 है, पीएच मान के खोजकर्ता कौन है? पीएच मान, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पढ़ा होगा ना। पीएच मान जो होता है अम्ल और क्षार के बारे में बताता है, अम्ल और क्षार के बारे में बताता है। पीएच मान खोजकर्ता कौन है? लुईस पास्चर है, माइकल फेराडे है, सोरेनसन, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। बहुत शानदार आपके जवाब आ रहे हैं मेरे बच्चों, बड़ी खुशी होती है जब आप इस प्रकार से आंसर दे रहे हो। तो ध्यान रखना, लुईस पास्चर, माइकल फेराडे, तो ध्यान रखना सोरेनसन जो थे वो आपके पीएच की क्या है? पीएच मान के खोजकर्ता कहे जाते हैं। ठीक है जी, सोरेनसन। लुईस पास्चर जो है इसने किसके बारे में बताया जाता है? लुईस पास्चर जो है जल्दी से बताइए किसके बारे में बताया है? इन्होंने भाई साहब दूध के बारे में बताया था। लुईस पास्चर है, पास्चराइजेशन जो करी थी, ठीक है, दूध का जो पास्चराइजेशन किया था लुईस पास्चर ने है। और भाई साहब किसके कौन सा टीका भी खोज किया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए। माइकल फेराडे, ट्रांसफार्मर का खोजकर्ता कहा जाता है। ठीक है जी, ट्रांसफार्मर का माइकल फेराडे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 24, सबसे छोटा पादप पुष्प कौन सा है? सबसे छोटा पादप पुष्प कौन सा है? साइकस है, वुल्फिया है, या फिर लोडोसिया है, या फिर ऑर्किड है? जल्दी से बताइए। तो सबसे छोटा जो पादप पुष्प सभी को पता होगा, पादप पुष्प जो होता है वो कौन सा होता है? वुल्फिया। कौन सा होता है? सबसे छोटा पादप पुष्प जो होता है वुल्फिया। सबसे बड़ा पादप पुष्प जो होता है कौन सा होता है? रफलेसिया। कौन सा होता है? रफलेसिया, पता भी होगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? जल्दी से बताइए कमेंट करके। शतुरमुर्ग होगा, या फिर आपका कीवी होगा, ठीक है जी, शतुरमुर्ग होगा, कीवी होगा, गिद्ध होगा, जटायु होगा। तो ध्यान रखना, सबसे छोटा बड़ा पूछ रहा है तो सबसे बड़ा पक्षी जो है वो है शतुरमुर्ग, और सबसे छोटा पूछने लगे तो क्या होता है? कीवी। कौन सा होता है आपका? कौन सा होता है? कीवी जो होता है। ठीक है जी, कीवी आपका सबसे छोटा क्या होता है? आपका पक्षी होता है। सबसे बड़ा क्या होता है? शुतुरमुर्ग। यही होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, जो सबसे बड़ा क्या होता है? एक कोशिकीय सेल हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं यूनिसेलुलर जो सेल होती है वो आपका शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मनुष्य का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? जल्दी से बताइए। मनुष्य के शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है? मस्तिष्क होता है, हृदय होता है, यकृत होता है, आंख होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। वेरी गुड, शानदार। तो ध्यान रखिए भाई साहब, मनुष्य के शरीर का सबसे व्यस्त अंग जो होता है वो क्या होता है? आपका हृदय। क्या होता है? ये बिजी रहता है भाई साहब, सिस्टोल डायस्टोल करता रहेगा, सुकड़ना फैलना, सुकड़ना फैलना, सुकड़ना फैलना। अच्छा ये बता दीजिए, हृदय का जो वेट होता है वो कितना होता है? 280 से लेकर 300 ग्राम आपके हार्ट का वेट होता है। और आपसे कहने लगे 1 मिनट में कितनी बार धड़केगा? 1 मिनट में 72 बार क्या करता है? धड़कता है। ठीक है जी, एक बार 1 मिनट में कितना? 1 मिनट में 72 बार। यदि एक धड़कन की मैं बात करता हूँ तो एक धड़कन में कितना समय लेता है? तो 0.8 सेकंड। कितना लेता है? 0.8 सेकंड एक धड़कन में समय लेता है हृदय। व्यस्त अंग होता है भाई साहब। और ये आपका कैसे होता है? इनवॉलेंट्री रिएक्शंस है, मतलब कि अनैच्छिक क्रियाएं हैं जिनका नियंत्रण किस पर होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्वेश्चन नंबर 27 है, टेलीफोन के खोजकर्ता कौन है भाई? टेलीफोन के खोजकर्ता कौन है? जेएल बेयर्ड है, चार्ल्स बेबेज है, ग्राम बेल है, माइकल फेराडे है? जल्दी से कमेंट करके बता दिए टेलीफोन के खोजकर्ता कौन है। तो टेलीफोन भाई साहब, टेलीफोन की वायर सी आपके गाँव में पड़ी रहती है। ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होगा? ग्राम बेल। क्या होगा मेरे बच्चों? ग्राम बेल। टेलीफोन के खोजकर्ता ग्राम बेल हैं। जेएल बेयर्ड किसके खोजकर्ता हैं भाई? टेलीविजन के हैं। चार्ल्स बेबेज किसके हैं भाई साहब? आपके कंप्यूटर के हैं। माइकल फेराडे किसके? ट्रांसफार्मर के। ठीक है जी, तो ध्यान रखें भाई।
ट्रांसफार्मर के हैं, इस तौर पर ध्यान रखें। ठीक है भाई। चलिए आगे देखिए, टेलीफोन खोज करता कौन है? ग्राहम बेल। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 28। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत शानदार आपके जवाब। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 3 फरवरी को, 4 मार्च को, 28 फरवरी को, या 8 मार्च को? जल्दी से बताइए। तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है मेरे बच्चों, वो मनाया जाता है 28 फरवरी को। ठीक है जी, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्योंकि आपको पता होगा शायद 29 या 28 फेब को एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्मदिन भी आता है ना, 29 को आता है वो। तो ध्यान रखना, उससे लगा रखा है, तो एक दिन पीछे लगा लीजिए। कोई साइंस मैन कहा जाता है, मिसाइल मैन है, तो सब समझिए भाई। और 4 मार्च को आपको पता होगा, ये महिला दिवस है शायद, है ना, महिला है ना, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ये 4 मार्च। और ये कौन सा होता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो साइंस का जो दिवस है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, 28 फेब। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? एलईडी, एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड है, लिक्विड एमिटिंग डायोड है, लिक्विड क्रिस्टल डायोड है, या फिर लाइट एंड्रॉयड डायोड है? जल्दी से बताइए क्या होगा। बहुत शानदार। तो एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड। यदि आपसे कहने लगे एलसीडी, एलसीडी कहने थे, तो आप क्या लगाओगे? लिक्विड क्रिस्टल डायोड। क्या बनाओगे? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले भी कह सकते हैं, डायोड भी कह सकते हैं। और एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड होती है मेरे बच्चों। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। पदार्थ की मात्रा की एसआई यूनिट क्या होती है? जल्दी से बताइए, पदार्थ की मात्रा की एसआई यूनिट क्या होती है? आपके जवाब का हम वेट कर रहे हैं। चलिए, तो ध्यान रखना, पदार्थ की मात्रा की एसआई यूनिट क्या होती है? कैंडेला होती है, मोल होती है, केल्विन होती है, फिर किलोग्राम होती है। तो पदार्थ की मात्रा की एसआई यूनिट जो होती है, वो होती है क्या दोस्तों? मोल। किसकी होती है? मोल होती है, MOLE। ठीक है जी। कैंडेला होता है आपका ज्योति, कैंडेला जो यूनिट होती है वो होती है ज्योति तीव्रता की। किसकी होती है मेरे बच्चों? ज्योति तीव्रता, जिसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ज्योति तीव्रता की एसआई यूनिट होती है कैंडेला। केल्विन जो होती है, केल्विन ये होती है तापमान की। किसकी होती है? तापमान, टेम्परेचर की। और किलोग्राम जो होती है, ये होती है भाई साहब द्रव्यमान की। किसकी होती है? द्रव्यमान को हम बोलेंगे मास। ठीक है जी, मास की या द्रव्यमान की यूनिट होती है किलोग्राम। टेम्परेचर की जो होती है वो होती है आपका केल्विन। और मोल जो होती है पदार्थ का परिमाण, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी कह देते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिए। तो 30 का आंसर क्या हो गया? मोल, सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है। कार्य का फॉर्मूला क्या है? वर्क का फॉर्मूला बताना है। द्रव्यमान गुना त्वरण होगा, या फिर द्रव्यमान गुना वेग होगा, बल गुना विस्थापन होगा, या फिर ये सभी? जल्दी से बताइए। तो आपको पता है जी, कार्य का जो फार्मूला, वर्क का फॉर्मूला जो होता है, ये क्या होता है? वर्क बराबर जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कहाँ पर भाई साहब? आपका बल, और विस्थापन। तो आंसर क्या होगा भाई साहब? ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपने देखा होगा, ऐसे लिखा होता है। वर्क बराबर होता है F.S। एस का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, वैसे इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसको हम बोलते हैं फोर्स। फोर्स को बोलेंगे भाई साहब आपका क्या चीज? फोर्स को बोलेंगे बल। क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों? फोर्स को बोलेंगे आपका बल कहते हैं। फोर्स को क्या कहते हैं? बल। और भाई डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं विस्थापन। ठीक है जी। आगे देखिए, तो इसका आंसर हो गया ये। और ये किसका है भाई साहब? द्रव्यमान गुना त्वरण। जल्दी से बता दीजिए। ये होता है भाई साहब आपका द्रव्यमान गुना त्वरण। किसका होता है? जल्दी से बताइए, द्रव्यमान गुना त्वरण किसका होगा? ये होता है फोर्स का। किसका? फोर्स। फोर्स मतलब बल। बल का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है बेटा द्रव्यमान गुना गुना त्वरण। ये सामने लिखा हुआ है। ठीक है जी, द्रव्यमान गुना त्वरण। और जो ये होता है द्रव्यमान गुना वेग, ये होता है भाई साहब आपका संवेग का। किसका? संवेग का फॉर्मूला है ये लिखा हुआ है, द्रव्यमान गुना वेग। संवेग का ये होता है बल का। ठीक है जी। चलिए, तो ध्यान रखिए भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 32 है। उत्तोलक जो लीवर होते हैं, किस सिद्धांत पर काम करते हैं? लीवर होते हैं ना बेटा, आपने देखा होगा, जब मोटरसाइकिल की सर्विस करवाने, बाइक की सर्विस करवाने जाते हैं, तो एक लीवर से दबाता है ऐसे करके, फटका सा दबाता है, और भाई साहब आपकी लिफ्ट ऊपर उठ जाती है। वो लीवर होते हैं। तो किस सिद्धांत पर काम करेंगे? गति के नियम पर सिद्धांत करेंगे, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, गैलीलियो के नियम पर सिद्धांत पर काम करेंगे, या फिर आइंस्टीन के नियम पर सिद्धांत पर काम करेंगे? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। उत्तोलक जो लीवर होते हैं मेरे बच्चों, वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं भाई? वो करते हैं आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। किस पर काम करते हैं? आर्किमिडीज का सिद्धांत पर काम करते हैं। फ्लोटिंग भी आर्किमिडीज का सिद्धांत है, जो फ्लोटिंग होता है, तैरना, जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है। और ये उत्तोलक जो लीवर काम करते हैं, वो भी किस पर काम करेंगे? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करते हैं बच्चों।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। दूध और पानी का मिश्रण कैसा होता है? यदि आपने दूध में पानी मिलाया हुआ है तो वो कैसा मिश्रण है? विस्मांगी मिश्रण है, विस्मांगी मिश्रण, या फिर हम कह सकते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन है, या फिर समांगी मिश्रण है, या फिर टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। जल्दी से बताइए कैसा मिश्रण है। तो दूध और पानी का मिश्रण जो होता है, सभी को पता है सर जी, वो कैसा होता है? समांगी मिश्रण होता है। मतलब कि इसको हम बोलते हैं होमो होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर होता है मेरे बच्चों। होमोजीनियस मिक्सचर को बोलेंगे आपका जिसमें कोई भी चीज क्या होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर पूर्ण रूप से घुल जाता है। विलेय विलायक में पूर्ण रूप से घुल जाएगा तो सॉल्यूशन बन जाता है। और दूध पानी का जो सॉल्यूशन है वो एक आपका समांगी मिश्रण है। ठीक है जी। आप ये नहीं बता सकते कि जो आपने सॉल्यूट लिया है, चीनी ली है, पानी के अंदर घोली, वो कितनी चीनी घुली है। ठीक है जी। टेस्ट करके भी नहीं बता सकते, ध्यान रखना। और भाई साहब, विस्मांगी मिश्रण वो मिश्रण होता है जिसमें आपका कोई भी एक सॉल्यूट मतलब विलेय और विलायक में पूर्ण रूप से ना घुल रहा हो। जैसे आपने मान के चलो पानी के अंदर आपने कोई भी रेत मिलाया, तो पानी के अंदर रेत जो होगा वो भाई साहब आपके पानी के अंदर पूर्ण रूप से नहीं घुलेगा। तो भाई साहब ये एक मिश्रण होता है कैसा? ये आपका विस्मांगी मिश्रण है। विस्मांगी मिश्रण को आसानी से पहचाना जा सकता है कि भाई इसमें रेत मिल रहा है, इसमें मिट्टी मिल रही है, इसमें जो भी मिलाया है। परंतु आपने पानी के अंदर चीनी मिलाई, चीनी पूर्ण रूप से घुल जाएगी। पानी के अंदर हमने नमक मिलाया, पूर्ण रूप से घुल जाएगा। उसको पहचानना बड़ा कठिन होता है समांगी मिश्रण को कि इसमें क्या क्या मिलाया हुआ है, क्योंकि उसमें पूर्ण रूप से वो चीज घुल चुकी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है। भाई साहब बताइए जल्दी से, 34 का क्या आंसर होगा? क्या कहा है? क्वेश्चन कहा है भाई 34 में स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं? भाई स्ट्रेंजर गैस कौन सी है? आर्गन होगा, हीलियम होगा, रेडॉन होगा, जिनॉन होगा? जल्दी से बता दीजिए स्ट्रेंजर गैस कौन सी गैस होती है दोस्तों। तो ध्यान रखना मेरे बच्चों, जो स्ट्रेंजर गैस होती है वो आपकी कौन सी होती है? जिनॉन गैस जो होती है वो कैसी होती है? जिनॉन गैस आपकी कैसी गैस होती है? स्ट्रेंजर गैस होती है। आर्गन आपकी किस्म भरी होती है, आपका बल्ब में होती है। हीलियम सबसे हल्की गैस होती है और रेडॉन सबसे भारी गैस होती है। और जिनॉन सबसे कैसे होते हैं? स्ट्रेंजर गैस होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 35। गाय का जीवन काल कितना होता है? जो गाय होती है उसका जीवन काल, या गाय भैंस हम कह सकते हैं, उसका 8 वर्ष होता है, 47 वर्ष होता है, 18 वर्ष होता है, 25 वर्ष होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो ध्यान रखना भाई, जो गाय का जीवन काल होता है वो कितना होता है? 18 वर्ष आपका इसका गाय का जीवन काल होता है। चलिए, तो लगभग भाई साहब कितने क्वेश्चन? 35 का भाई साहब प्रत्येक मैंने आपको जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं सारे एक्सप्लेन किए हैं दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। हम आपके लिए प्रत्येक दिन ऐसी क्लासेस लाते रहेंगे। और ये क्वेश्चंस जो हैं ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मतलब कि तीनों के मिक्सअप क्वेश्चंस रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी क्वेश्चन ही है या फिर केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, तीनों के क्वेश्चंस हैं। और जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक हम आपके लिए ऐसी क्लासेस लाते रहेंगे। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।